तो हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग ना काफ़ी लोगों को बहुत टफ लगता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इतनी सारी टर्म्स है, कॉन्सेप्ट्स है। टर्म्स को समझना, उनको ग्रैप कॉन्सेप्ट्स को ग्रैप करना थोड़ा टफ हो जाता है इनिशियल स्टेज में। तो आप बस मेरी वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, और आई गारंटी यू आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट बहुत ही ईजी मैनर में समझ आ जाएगा। ओके, तो मेरा नाम है अनुरंजन और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। So let's start our video with the first topic, okay, which is introduction to accounting. तो इस वीडियो में मैं सिर्फ पार्ट 1.1 कवर करूँगा। तो मैं हर पार्ट की एक अलग वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको थोड़ी आसानी हो वीडियो समझने में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से। सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। ओके, सो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अच्छा, ये टर्म्स को ना अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी अकाउंटिंग का बेस बनेगा इससे। सो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, communicating the required information relating to economic event of an organization to the interested users of such information। इस डेफिनेशन को ना 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है इकोनॉमिक इवेंट, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बार ना चारों टर्म्स ना एक एक करके समझते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं इकोनॉमिक इवेंट से कि व्हाट इज इकोनॉमिक इवेंट। अकाउंटिंग सिर्फ उन इवेंट को रिकॉर्ड करता है जो मॉनेटरी टर्म्स में, यानी कि पैसे में, इसको हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक एम्प्लॉय है, वो कंपनी छोड़ के जा रहा है, क्या वो इकोनॉमिक इवेंट है? हम उसको रुपी टर्म्स में या फिर मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? नहीं, इट मीन्स इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। भाई, दो एम्प्लॉय के बीच लड़ाई हो गई, क्या इसको रुपी टर्म्स या मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? लड़ाई हो गई भाई, नहीं, नहीं कर सकते, मतलब इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। तो जो अकाउंटिंग है ना, वैसी ट्रांजेक्शन्स को मारेगा इग्नोर। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है ऐसे इवेंट से। अब यहीं पे तो साइड लेते हैं, कंपनी ने एक ना मशीनरी परचेज करी, वेरी गुड भाई, इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? हाँ, चलो ठीक है, ये इकोनॉमिक इवेंट है। कंपनी ने रेंट पे किया, ठीक है, किसी ज़मीन पे फैक्ट्री कंपनी लगा रखी है, उसका रेंट पे किया भाई ₹1,00,000। हाँ, ये लो भाई, मॉनेटरी टर्म्स मेजर कर सकते हैं, ये भी इकोनॉमिक इवेंट है। इट मीन्स अकाउंटिंग ना ऐसी ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर करेगा जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है इकोनॉमिक इवेंट, सिंपल। अच्छा, इकोनॉमिक इवेंट में ना एक और कॉन्सेप्ट आता है। इकोनॉमिक इवेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है इंटरनल, और एक्सटर्नल। इंटरनल माने, मान के चलो परचेज डिपार्टमेंट है और एक है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को 200 kg रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को बोला भाई मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसे परचेज करना है। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट ने बाहर से रॉ मटेरियल परचेज किया और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को दे दिया। ऑब्वियसली 200 kg रॉ मटेरियल है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने जब रॉ मटेरियल परचेज किया होगा परचेज डिपार्टमेंट से, तो इनको पे कर दिया होगा। इट मीन्स ये मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो गया। इसका मतलब ये इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, चलो अब एग्जांपल लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने ये गुड्स दे दिए सेल्स डिपार्टमेंट को, ठीक है, और सेल्स डिपार्टमेंट ने ये आगे सेल कर दिया कस्टमर को, यानी कि हम लोगों को। वेरी गुड भाई। अच्छा, कस्टमर जो है क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? नहीं, इट मीन्स ये एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली सेल डिपार्टमेंट जब कस्टमर को पे किया, जब बेचा सामान,
तो वो मॉनेटरी टर्म्स मेजर हो सकता है। इट मीन्स इट इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट बट इट इज़ एन एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट। कंपनी ने जब रेंट पे किया तो लैंडलॉर्ड को किया, ठीक है, लैंडलॉर्ड को किया जो एक थर्ड पार्टी है। ये भी एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट हो गया, ठीक है। चलो, इकोनॉमिक इवेंट हमारा क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं डेफिनेशन की, जो है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन माने आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब वो ट्रांजैक्शंस सिर्फ रिकॉर्ड होगी जिसका फाइनेंशियल करेक्टर है और जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। मतलब पहले मैं समझाता हूँ आपको फाइनेंशियल करेक्टर। एक बात बताओ, एग्जांपल लेते हैं, कंपनी का सीईओ है, वो छोड़ के चला गया। इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट क्या इसको हम फाइनेंशियल करेक्टर दे सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं हाँ भाई इतना रुपये का लॉस हो गया, सीईओ गया, इसको रुपये में कन्वर्ट करो। एमडी अपॉइंट हुआ नया कंपनी में, ठीक है, इसको रुपये में मेजर करो। एम्प्लॉय छोड़ के गए, एम्प्लॉय अपॉइंट हुए, इसको रुपये में मेजर करो। हो सकता है इसमें से हम कुछ भी फाइनेंशियली मेजर नहीं कर सकते। कहने को इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, बस इसको फाइनेंशियल करेक्टर मेजर नहीं कर सकते, इनको एक फाइनेंशियल करेक्टर नहीं दे सकते। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन विच इज़ टू बी कंसिडर्ड फॉर अकाउंटिंग। अच्छा, सेकेंड पार्ट है इसका रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम किसी ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल करेक्टर दे भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस है और एक टाटा है, बुक्स बन रही है यानी कि अकाउंटिंग हो रही है रिलायंस से रिलेटेड, अकाउंटिंग इसकी हो रही है, ठीक है, और ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल करेक्टर भी है, बट अकाउंटेंट जो है वो टाटा कंपनी में इसको बुक कर रहा है, तो गलत हुआ ना भाई। जब ट्रांजैक्शन रिलायंस की है, फाइनेंशियल करेक्टर भी है, तो रिलायंस बुक की बुक में होना चाहिए वो रिकॉर्ड। तो ये वही कह रहा है कि ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो कि वो फाइनेंशियल करेक्टर हो उसमें और वो रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन हो, तभी वो रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। चलो, हमारा ये पार्ट भी हो गया। सेकंड आता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट माने, मेजरमेंट का सिंपल मतलब है क्वांटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब हमें समझ तो आ गया कि ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल करेक्टर तो है, ठीक है, बट इसको ना फाइनेंशियल टर्म में मेजर करना, टर्म में मेजर करने के लिए ना यूनिट होता है, जिसे हम कहते हैं मॉनेटरी यूनिट, ठीक है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल है रुपी या पैसा। आप या तो रुपये में मेजर करोगे या पैसे में मेजर करोगे। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि सीईओ चला गया छोड़ के, एमडी अपॉइंट हुआ, एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, एम्प्लॉय अपॉइंट हुआ, कहने को ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, बट क्या हम इसको मॉनेटरी यूनिट पे मेजर कर सकते हैं? रुपये पैसे में मेजर कर सकते हैं? नहीं। इट मीन्स ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, जो ट्रांजेक्शन्स क्वांटिफाई हो सकती है, ठीक है, उसको कंसिडर करना है अकाउंटिंग में। चलो, ये पार्ट भी क्लियर है हमें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जिसका कहते हैं रिकॉर्डिंग। हाँ भाई, अब रिकॉर्डिंग क्या कह रहा है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। हमने क्या किया? हमने इकोनॉमिक इवेंट आइडेंटिफाई कर लिया,
ठीक है, उसको भाई हमने मेजर भी कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे रिकॉर्ड, ठीक है, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर माने कि एक ट्रांजैक्शन ए है, एक बी है, एक सी है। ऑर्डर क्या होगा, पहले ए हुआ तो पहले ए को रिकॉर्ड करेंगे, फिर बी हुआ फिर बी को रिकॉर्ड करेंगे, सी हुआ तो सी को रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे पहले बी को रिकॉर्ड करेंगे फिर सी को करेंगे फिर ए को करेंगे, नहीं ना। तो यही है इसका मतलब कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अगर कोई ट्रांजैक्शन अभी हुई तो उसको बाद में नहीं करना, उसको अभी रिकॉर्ड करो, और जो ट्रांजैक्शन बाद में हुई उसको बाद में रिकॉर्ड करो। बस सिंपल सा ये मीनिंग है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट कहता है कम्युनिकेशन। अब ये पॉइंट क्या कहता है, ध्यान सुनना। आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली, अब तो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करी ना, तो ये ट्रांजैक्शंस की एक अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनती है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। अब अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बहुत तरह की होती है, काफ़ी तरह की होती है, ये आप नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के इतना समझो, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई उसकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनती है, और वो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जाती है यूजर्स के पास फॉर डिसीजन मेकिंग। अच्छा, यूजर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये मैं आपको इसी वीडियो में बातें बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो है वो मैनेजमेंट यूज़ करेगी फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, और अदर यूजर्स करेंगे यूज़, जैसे कि हम इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। मैनेजमेंट यूज़ करेगा चेक करने के लिए कि कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, क्या एक यूनिट कंपनी का या मैं बोलूँ डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, रिसोर्स को ठीक यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसी डिपार्टमेंट में कॉस्ट कम तो नहीं करनी, ठीक है ना, कोई नया बिजनेस तो स्टार्ट नहीं करना, वो चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और हम इन्वेस्टर्स क्यों चेक करेंगे, जब भी आप कोई स्टॉक मार्केट में, आप एग्जांपल लो, अपना एग्जांपल लो, जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में, आप उसकी बैलेंस शीट या P&L देखते हो, तो वो आप यही देख रहे हो कि जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुई है ना उनकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स देखते हो आप लोग, ठीक है। तो उसे कहते हैं कम्युनिकेशन, ओके। अच्छा, कम्युनिकेशन में ना एक लाइन बड़ी फेमस होती है, लिखी हुई है आपकी बुक में, कि राइट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन एट राइट टाइम। मतलब आप मुझे एक बात बताओ, अच्छा अदर यूजर्स भी ना, गवर्नमेंट भी आती है, या फिर मैं बोलूँ रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे कि RBI या सेबी, जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स या आई कैन से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट यूज़ करेगी, क्या वही सेम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन RBI और सेबी यूज़ करेगी सेम कंपनी के, फॉर एग्जाम्पल टाटा? नहीं। मैनेजमेंट का जो मोटिव है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करने का वो है ये सब चीज़ें, और गवर्नमेंट का यानी कि RBI सेबी का क्या है कि क्या टाटा जो है कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, क्या वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, और दोनों का मोटिव अलग अलग है, ठीक है। सो राइट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। अब टाइम का मतलब जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती है ना वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में जा सकती है, यानी कि डेली भी, वीकली, मंथली और क्वार्टरली एंड एनुअली। मैनेजमेंट बोल सकता है कि भाई मुझे जो ये डिसीजन मेकिंग करनी है कंपनी की, मुझे रिपोर्ट चाहिए वीकली बेस पे या डेली बेस पे, तो अकाउंटिंग रिपोर्ट मैनेजमेंट को देनी पड़ेगी डेली बेस में। बट रूल्स रेगुलेशंस कहते हैं कि हमें क्वार्टरली बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंटिंग रिपोर्ट्स चाहिए। तो जो टाटा है ना
हो सकता है क्वार्टरली बेस पे या एनुअल बेस पे आरबीआई और सेबी को अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट सबमिट करेगा। हो सकता है कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो भी लिखे हैं लॉ में उसके बेस पे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, फटाफट इस पर एक आपको मैं शब्द दे देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन, और सिंपल मतलब है बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, ये प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है और एनपीओज भी हो सकती है, यानी कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग। कंपनी के दो मोटिव हो सकते हैं, या तो वो एनपीओ या प्रॉफिट नहीं कमाएगी, उससे चैरिटी या एनजीओ जो होती है, या प्रॉफिट मेकिंग से टाटा, रिलायंस, डाबर, नेस्ले, ये सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं। बिजनेस एंटरप्राइज बहुत तरह की हो सकती है। मैं फटाफट एग्जांपल बता देता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक ही बंदा ओनर होता है, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, इसमें दो या दो से ज़्यादा बंदे पार्टनर होते हैं और वो बिजनेस करते हैं मिलके। थर्ड, वेरी कॉमन, कंपनीज। ठीक है, और मैं बोलूँगा लोकल अथॉरिटी। ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, डन, दिस पॉइंट इज डन। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा एक बात बताओ, और लिख लो यहाँ पे, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अच्छा मैं बताया था आपको कि ये वाला पॉइंट ना और कम्युनिकेशन थोड़ा मैच करता है। ठीक है, बस जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है, इसका क्या करें, ये जाती है यूज़र्स के पास। ठीक है, अब होते हैं यूज़र्स दो तरह के, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल एग्जांपल दूँ, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, एमडी, एम्प्लॉय, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट, यानी कि वो लोग जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है। एक्सटर्नल में आते हैं कौन कौन लोग, गवर्नमेंट, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज़, जैसे मैंने बताया आरबीआई हो गया, सेबी हो गया। अच्छा बैंक्स, हो सकता है कंपनी ने बैंक से लोन लिया तो बैंक चेक करेगा ना भाई कि हाँ अभी प्रॉफिट में है ना। ठीक है, क्रेडिटर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स, ठीक है, और मैं बोलूँ कस्टमर्स, हम लोग। ठीक है, तो क्या है ना, ये जो लोग होते हैं ना, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को यूज़ करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। ये सब चेक करते हैं कि हमारी कंपनी की हेल्थ क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ, क्या प्रॉफिट में है, लॉस में है, कैश पुल, कैश हमारे पास कितना है, हमारे पास एसेट्स कितने हैं। ठीक है, कि कंपनी ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही, प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही। और जो एक्सटर्नल यूजर्स है, इनका अलग मोटिव होता है। गवर्नमेंट का होता है कि फ्रॉड तो नहीं हो रहा, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रही है। बैंक चेक करता है मेरा लोन तो सेफ़ है ना। क्रेडिटर्स चेक करते हैं कि जो मैं रॉ मटेरियल को दिया है, ठीक है, उधार पे, क्या मुझे ये पे कर पाएंगे। इन्वेस्टर चेक करते हैं कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ज़रा एक बार प्रॉफिट लॉस अकाउंट देख लेता हूँ कंपनी का, लॉस में तो नहीं है। फिर होता है कस्टमर्स। कस्टमर बोलते हैं कि कंपनी ठीक है ना, जो ये हमारा सामान बेच रही है ये कंपनी प्रॉफिट में तो है। सबके अलग अलग मोटिव होते हैं। ठीक है, तो बस इस पॉइंट में यही था। अब अगर मैं दोबारा यहाँ जाऊँ, देखो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अब आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन बहुत ही क्लियरली समझ आएगी। देखो, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मतलब फाइनेंशियल करेक्टर और ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजिशन होनी चाहिए। ट्रांजिशन का जो नेचर है वो फाइनेंशियल करेक्टर, फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए और वो ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांजिशन को रिकॉर्ड मेजर होना चाहिए। मेजर करना चाहिए किस में,
मॉनेटरी यूनिट में, यानी कि रुपी या फिर पैसा। CO छोड़ के गया, रुपी व पैसा में मेजर कर सकते हो नहीं, तो वो इग्नोर करो। रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, अब उसको रिकॉर्ड करो। कैसे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, A को पहले करो, B को बाद में करो, C को बाद में करो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, अब करो कम्युनिकेट टू यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स को अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट एंड P&L। ये आगे पढ़ोगे आप, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट, वो इवेंट जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सके, सिर्फ वो इवेंट रिकॉर्ड करने। एम्प्लॉय छोड़ के गया, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनेगा। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर रिलायंस का कर रहे हो, रिलायंस टाटा का नहीं करना, टाटा की अलग बुक्स अकाउंट बन रही होगी। ठीक है, टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टेड माने इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ताकि वो इस अकाउंटिंग रिपोर्ट को यूज़ करके अपना डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड पार्ट 1.1 which is meaning of accounting, and in my next video I will teach 1.2 which is accounting as a source of information. Okay, so if you like this video then please hit the like button and subscribe to my channel, और आप बस मेरी वीडियो को ना अच्छे से देखो और समझो। आई प्रॉमिस आपको ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट बहुत ही ईजिली मैनर में समझ आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं उस टॉपिक की वीडियो ज़रूर लाऊंगा।